हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो हम लोग अपना बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस में टोटल बेसिक 4 लाइफ प्रोसेस हमारे सिलेबस में मेंशन थे, जिसको मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट से याद कराया था। रेंट वर्ड से आप लोगों को याद होगा ये वर्ड। तो रेंट वर्ड से आपको याद करने को बोला था, जहाँ पे आर का मीन्स क्या था, रेस्पिरेशन, ई का मतलब एक्सक्रीशन, एन का मतलब न्यूट्रिशन और टी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। मैंने न्यूट्रिशन से बात शुरुआत करी थी, न्यूट्रिशन आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। 3 क्लासेस हमारी न्यूट्रिशन की आई थी। इसके बाद हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा था, 3 क्लासेस हमारी रेस्पिरेशन की आई थी। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ाया जाता है ओवरऑल, जहाँ पे अपने हार्ट के बारे में पढ़ा था। तो ट्रांसपोर्टेशन की 4 वीडियोस थी। इसके बाद इतना सब कवर अप हो जाने के बाद अभी तक हमारे 10 लेक्चर्स आ चुके हैं इस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर पे। सारे के सारे यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लेना। अभी तक जिसने पूरे नहीं किए प्लीज़ वो सारे के सारे लेक्चर्स पूरे कर लो, अदरवाइज बहुत पीछे रह जाओगे। इसके बाद हम लोग लास्ट वाला जो लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन, उसको शुरू करेंगे। तो एक्सक्रीशन के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जो किडनी आपको दिखाई दे रही है इसकी स्टोरी आप यहाँ देखोगे। भाई ये न्यूट्रिशन में देख चुके, ये वाला सेक्शन रेस्पिरेशन में देख चुके, ये वाला सेक्शन ट्रांसपोर्टेशन में देख लिया, और अब फाइनली हम लोग ये किडनी वाला सेक्शन अपने एक्सक्रीशन में देखेंगे। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर करना, और वेस्ट भी कैसा, मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, आप देखोगे आगे मैं बताऊंगा। तो हमारा इस वीडियो का ये पार्ट नंबर 1 है। धीरे धीरे सारी की सारी बातें आएंगी, वही जिस तरह से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सक्रीशन आप ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ोगे, डिटेल में ह्यूमन बींग्स में पढ़ोगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन आपको प्लांट्स में भी पढ़ना है, क्योंकि प्लांट्स भी बहुत सारी चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हम। तो सबसे पहली बात आती है कि एक्सक्रीशन होता क्या एग्जैक्टली, कि भैया एक्सक्रीशन का क्या मतलब है। देखो क्या बोलते हैं हम एक्सक्रीशन को। Excretion is the biological process by which an organism removes the harmful metabolic waste। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रिमूव कर रहे हैं, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, लाइक हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है ना, बहुत सारी चीज़ों का डिकम्पोजिशन, डाइजेशन होता है। तो बॉडी में होने वाली डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो वेस्ट क्रिएट होता है, उस वेस्ट को बॉडी से किस तरह से बाहर किया जाए, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ये वेस्ट को बाहर करना बहुत ज़रूरी है बॉडी से, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। दिखाऊंगा आपको कौन कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सारी बातें आपकी बुक से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो। द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज कंप्लीटली डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब एक्सक्रीशन का तरीका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टीसेलुलर में बिल्कुल अलग अलग होता है। भाई यूनिसेलुलर वालों में तो बेचारों में सिंगल सेल ही होता है, तो कोई हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हाँ हो नहीं सकता। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। जैसे 9 फाइलम आप लोगों ने देखे होंगे, हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, डाइवर्सिटी वाला, है ना। तो वहाँ पे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के एनिमल्स या प्लांट्स आते हैं, सब में कोई ना कोई एक्सक्रीशन का तरीका होता है। उतनी डिटेल में तो हमें नहीं जाना है, वो चीज़ें तो 11th या 12th की बायोलॉजी में आती हैं। फिर भी बहुत सारी बातें जो जाननी ज़रूरी होंगी 10th लेवल पे मैं आपको बता दूंगा वो सब चीज़ें। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, और मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं एक्सक्रीट करने के चीज़ों को। ओके, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ये अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, ये डिफ्यूज़न प्रोसेस का यूज़ करके उसको निकाल देते हैं। जैसे अमीबा ये काम करता है, और पैरामीशियम भी ये काम करता है कि भाई उन्होंने अपने फूड को इंगल्फ करा, इंगल्फ करने के बाद उस फूड पे लाइसोसोम्स के जो पावरफुल एंजाइम होते हैं, उसने उस फूड को डिकम्पोज कर दिया, इनको एनर्जी मिल गई। फाइनली इन्होंने बाद में जो मेटाबॉलिक वेस्ट था बॉडी का, वो किसी भी साइड से रप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन, वहाँ से बाहर निकाल दिया होता है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, है ना। जिसे हम एक्सोसाइटोसिस वगैरह भी बोलते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की बात करी होगी, उस तरह से एक्सो और एंडोसाइटोसिस हम लोग पढ़ा करते थे 9th क्लास में। तो सारे ही प्रोसेस वो यूज़ किए जाते हैं इंटरनली यहाँ पे उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल बात करें, इंसान मल्टी सेलुलर में आएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसकी हेल्प से हम अपनी बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको बाहर करते हैं। अब डायग्राम आपको दिखा देता हूँ मैं दोनों के दोनों। तो एक डायग्राम तो आपको ये नज़र आ रहा है पहले वाला, और दूसरा डायग्राम हमारे पास ये है।
इस डायग्राम में तो आप लोगों को अमीबा दिखाया गया है कि जो हमारा अमीबा होता है वो अमीबा किस तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर करता है, देखो बॉडी से आउट कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये हमारी बॉडी का हमारा यूरिनरी सिस्टम है, इसको मैं एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं बोलूँगा, बुक में हो सकता है मे बी इसको एक्सक्रेटरी सिस्टम बोल रखा हो, बट ये इसका एग्जैक्ट नाम क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम में तो बहुत कुछ आता है, दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी सिस्टम, है ना। इसी को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है वो एक अलग बात है, बट आपको बता दूंगा कि एक्सक्रेटरी सिस्टम में और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि इस पूरे पर्टिकुलर सिस्टम से एट लास्ट में यूरिन के फॉर्मेट में हमारी बॉडी से हार्मफुल वेस्ट को बाहर कर दिया जाता है। वो यूरिन हमारे ब्लैडर में स्टोर होता है और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू उसको बॉडी से आउट कर दिया जाता है, क्योंकि ये यूरिन प्रोड्यूस करता है ये सिस्टम, दैट्स वाई इट इज नॉन एज यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो इतनी सी हमारे पास बातें भी समझ में आई हम लोगों को, बहुत बेसिक चीज़ों पे चल रहे थे। डायग्राम्स नहीं बनाने हैं ये वाले, अभी जो डायग्राम बनाने होंगे मैं आपको आगे बता दूंगा, बाकी चीज़ें आप थियोरटिकली वाली सब नोट करोगे ही। ठीक है, चलो भाई अब फाइनली बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की। अब ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का ये मेन हेडिंग बन जाएगी। अब देखो ये आपको पूरा का पूरा बॉडी को कट करके दिखा रखा है, ये जो सेटअप है हमारे पास ये ही पढ़ना है हम लोगों को, बट ये बुक वालों के अकॉर्डिंग एक्सक्रेटरी सिस्टम है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट एक्सक्रेटरी सिस्टम। और भी बहुत कुछ होता है जो उस एक्सक्रेटरी सिस्टम में हेल्प करता है, तो ये सिर्फ हमारा यूरिनरी सिस्टम है, हमें सिर्फ इसे ही पढ़ना है, तो इसलिए हम इस यूरिनरी सिस्टम को अपने लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम मान के चल सकते हैं, क्योंकि मेजर रोल जो होता है ना एक्सक्रीशन में वो इसी सिस्टम का होता है, बाकी उसकी हेल्पिंग हैंड होते हैं। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम इज टू एक्सक्रीट, एक्सक्रीट मतलब टू गेट रिड ऑफ, चीज़ों को बाहर आउट करना, उन वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर करने का जो प्रोसेस होता है वही हमारी बॉडी का एक्सक्रेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, अभी तक डायग्राम कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी ये मेन हेडिंग हो गई, जस्ट एक इंट्रोडक्शन हो गया, ये डायग्राम जस्ट आपके देखने के लिए है, आपको बनाना भी नहीं है, जो बनाना होगा आगे आएंगे बनाने वाले। ठीक है बच्चों, चलो अब बात आती है कि किस तरह का वेस्ट, ये एक डस्टबिन तुम्हें नजर आ रहा है, किस तरह का वेस्ट बॉडी से बाहर करना होता है, ये कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एक मेटाबॉलिक वेस्ट की तरह प्रोड्यूस होता है। याद करो कि जब रेस्पिरेशन होता है बॉडी में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो CO2 प्रोड्यूस होती है ना, और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है, तो वाटर भी हमारी बॉडी में एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट की तरह काम करता है। जितनी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट है उतना वाटर रोक के बाकी सारे वाटर को बॉडी से बाहर करना बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में वो वाटर बॉडी से बाहर किया जाता है, देखेंगे उसको। बहुत सारी तरीके के सॉल्ट होते हैं, लाइक हमारे पास NaCl हो गया, KCl हो गया, है ना। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में नमक खा रहे हो तो सिचुएशन में हार्मफुल होता है वो आपकी किडनी के लिए भी, तो क्योंकि नमक अगर ज़्यादा खाओगे तो सिचुएशन में किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो वो किडनी की वर्किंग बढ़ा देगा, जिससे दिक्कत हो सकती है। तो जो भी एक्सेस सॉल्ट होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट का सॉल्ट, तो वो भी हमारी बॉडी से बाहर किया जाता है। इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं उस खाने में जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन के फाइनली डाइजेशन से, उस प्रोटीन के डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो होता है यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, तो यूरिया और यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। वैसे तो बात अगर तुम्हें बताऊं इंटरनली, वो ये होती है कि प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है फाइनली अमोनिया में, और अमोनिया बहुत ज़्यादा हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, इसे हमारी बॉडी आसानी से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि इसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में बात करें तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया होता है और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। तो अमोनिया को तो भैया बाहर निकालना पड़ेगा, तो क्या होता है, इस अमोनिया को हमारा लिवर इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हमारा लिवर इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर, और थोड़ा बहुत यूरिक एसिड इसका बना देगा। तो ये अमोनिया का कन्वर्जन जो यूरिया में हुआ है ये लिवर के अंदर होता है। अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है तो भैया अमोनिया बॉडी में लगातार बनती रहेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक टाइम के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगी और सारे काम रुक जाएंगे बॉडी में, क्योंकि अमोनिया एक तरह से पॉइजन है और बनेगा ज़रूर, प्रोटीन के डिकम्पोजिशन से अमोनिया बनता है। इसलिए इस अमोनिया को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इतना वाटर बॉडी में अवेलेबल नहीं होगा कि आपकी पूरी बॉडी सूख जाएगी, डिहाइड्रेशन से मर जाओगे। इसलिए अमोनिया को लिवर किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया और यूरिक एसिड में, और ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। कहाँ पे, कि ब्लड एक ट्रांसपोर्टिंग चैनल है, ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड होता है, ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उसको किडनी में, और किडनी उसको फिल्टर कर देती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई है। तो जो ये रेड कलर में नाम लिखे हुए हैं ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। अमोनिया प्रोड्यूस होता है, बट अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, क्योंकि अमोनिया इज द टॉक्सिक सब्सटेंस, मोस्ट टॉक्सिक यू कैन से। ठीक है,
ऑल एक्सक्रीटेड वेस्ट ट्रेवल एट सम टाइम इन द ब्लड। ये जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं ये हमारे ब्लड में कभी ना कभी ज़रूर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये सब ब्लड के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, और पंपिंग कौन करता है उस ब्लड की? हमारा हार्ट करता है। तो ये वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो दैट कि क्या चीज़ एक्सक्रीट करनी होती है, मेटाबॉलिक वेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी बात आपको बता दी गई है यहाँ पे। ये एक्स्ट्रा जो चीज़ बताइए इसको अपने ध्यान में रखना, क्योंकि जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। जो स्लाइड्स है, स्लाइड्स के नोट्स मिलेंगे, स्लाइड्स में जो एक्स्ट्रा बात मैं लिख के बताता हूँ उसको आपको या तो कहीं पर नोट डाउन करना है या अपने माइंड में उसको सेटल रखना है, ठीक है। चलो, अब बात आती है कि जो पूरी हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। तो सारे ऑर्गन्स के नाम अगर एक एक करके देखें तो ये सभी जितने भी 6 के 5 ऑर्गन लिखे हुए हैं, ये 5 के 5 ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट हैं। हमारी स्किन, जो हमारी चमड़ी होती है पूरी बॉडी के ऊपर, तो स्किन भी पूरी एंटायर बॉडी पे स्किन ही स्किन है ना, तो स्किन भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है। हमारे लंग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हैं, लिवर एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी इसमें हेल्प करती है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो हमारा यूरिनरी सिस्टम है जिसके अंदर किडनीज आती हैं हमारी। तो ये भी एक्सक्रीशन में मेजर रोल प्ले करती हैं। तो ये सब मिला के एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 10th के सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में किसको पढ़ना है? यूरिनरी सिस्टम को पढ़ना है। बाकी के बारे में तो हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, और मैं भी आपको बाकी के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ही दूंगा। डिटेल में मैं आपको ये वाला पूरा सेटअप पढ़ाऊंगा, यूरिनरी सिस्टम वाला। तो इतनी बात समझ में है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ किडनीज नहीं होती, इनका भी बहुत मेजर रोल है। इनके बिना आप कुछ सही से नहीं कर पाओगे। तो अब एक एक करके देखते हैं कि इन सब ऑर्गन का क्या क्या रोल है, ये क्या क्या काम कर रहे होते हैं, ठीक है भाई। चलो, अब सबसे पहले बात आती है स्किन। स्किन कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आता है? भैया स्किन के अंदर होती हैं स्वेट ग्लैंड। ये हमारी स्किन है, नीचे हैं स्वेट ग्लैंड्स। इसी तरह से स्वेट ग्लैंड्स के अलावा हमारे स्किन में क्या होती हैं? ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। भाई कान में मैल जम जाता है ना आपके, तो वो ऑयल ग्लैंड सिक्रेट करती हैं जो आप वेस्ट मटेरियल की तरह बाहर निकाल देते हो अपने कान से। तो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो उस मैल को बनाती हैं बॉडी के अंदर। वो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का जिसको बाहर करना ज़रूरी होता है ना। तो स्किन से क्या क्या चीज़ें बाहर निकल सकती हैं? तो स्किन से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होता है वो वेपर बन के बाहर निकल जाता है। कुछ सॉल्ट होते हैं, NaCl, KCl, इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं वो भी हमारे स्किन से लिक्विड फॉर्मेट में जब पसीना आता है तो बाहर निकलते हैं स्वेट के फॉर्मेट में। और उस स्वेट के अंदर थोड़ा सा यूरिया और यूरिक एसिड भी होता है। तो जो बॉडी से पसीना बाहर निकलता है उस पसीने के अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं और बॉडी से ये स्वेट के फॉर्मेट में बाहर कर दी जाती हैं। अब ये स्वेट कम आएगा या ज़्यादा आएगा ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फिजिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो। आपके आसपास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा स्वेट आएगा, तो उसमें बॉडी से ये वेस्ट मटेरियल ज़्यादा बाहर निकलेंगे, क्योंकि गर्मी के टाइम पे आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में ज़्यादा वर्क हो रहा होगा, जिसकी वजह से बॉडी में की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, ज़्यादा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर और उसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पसीना आएगा। तो स्वेट का आना एक अच्छी बात होती है। स्वेट से आपकी बॉडी के हार्मफुल चीज़ें बाहर निकलती हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कोई चीज़ खेल रहे हो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग रहे हो, खेल रहे हो, तब भी स्वेट आता है और स्वेट के साथ साथ बॉडी से ये सब वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो स्वेट का आना इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आपको बेसिक समझ में आई कि हाँ स्किन भी किस तरह से एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी बॉडी से चीज़ों को बाहर आउट करने में। क्या क्या चीज़ें आउट होती हैं आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात आती है लंग्स। लंग्स कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का एक पार्ट आ जाएंगे। भाई लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सबसे मेजर पार्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है, बट एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। भाई पूरी बॉडी के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सहेल करते हो तो CO2 सारी बाहर आ जाती है ना। तो CO2 को तो आप मेजॉरिटी में एक्सहेल करके ही बाहर निकालते हो, और जब एक्सहेल करते हो तो साथ साथ में पानी वाटर की जो भाप होती है, वाटर वेपर, वो भी बाहर कर दी जाती है थोड़ी बहुत। तो वाटर वेपर और CO2 इन दो चीज़ों को हमारा लंग्स आउट कर देता है। तो CO2 के साथ साथ क्या आएगी? CO2 के साथ साथ वाटर वेपर भी आउट हो जाएगी हमारी बॉडी से। तो लंग्स इन चीज़ों को एक्सक्रीट कराने में हमारी हेल्प करते हैं। तो लंग का ये मेन रोल हो गया। यूरिया यूरिक एसिड नहीं आएगा, CO2 आएगी, वाटर वेपर आएगी। और थोड़ा सा और बात करूँ, सपोज कोई अल्कोहलिक पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है तो उसकी मुंह से स्मेल आती है ना, तो वो अल्कोहल की जो वेपर्स हैं, अल्कोहल वेपर्स, तो वो अल्कोहल की वेपर भी बॉडी से बाहर आएंगी एज अ वेस्ट मटेरियल, क्योंकि वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो अल्कोहल की वेपर को भी बॉडी से बाहर करने में हमारी लंग्स हेल्प करते हैं। तो ये बेसिक से कुछ बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट में बात करते हैं लिवर। तो भैया लिवर तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का होता है। लिवर तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ काम करता है। लिवर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट था, आपको अच्छे से याद हो। क्यों, क्या बनाता है ये बाइल जूस बनाता था, और बाइल जूस जाके गैल ब्लैडर, जो ये नीचे आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाया करता था, और गैल ब्लैडर से वो बाइल जूस जाके कहाँ पे जाता था, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम वाले पार्ट में जाके गिरता था, जिसकी हेल्प से फैट्स का डाइजेशन हो पाता था। उस प्रोसेस को बोलते थे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में ब्रेक डाउन कर देना, वो सब पढ़ाया था आपको। तो अब लिवर वहाँ तो ठीक है डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये लिवर एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे हेल्प करता है, तो भैया लिवर क्या करेगा, लिवर आपकी बॉडी में जो प्रोटीन के डिकम्पोजिशन से अमोनिया बनी है, उस अमोनिया को यूरिया में और यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये यूरिया और यूरिक एसिड क्या है, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनने वाले बाई प्रोडक्ट हैं। प्रोटीन भाई खाना खाया, दाल खाई है आपने, बहुत सारे फूड आइटम्स खाते हो, प्रोटीन होता है उसके अंदर, चीज़ होती है, पनीर में बहुत प्रोटीन होता है। तो ऐसे बहुत सारे आइटम जो आपने खाए हैं, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलेंगी, वो सब चीज़ें डाइजेस्ट होंगी, रेस्पिरेशन होगा, तो उसके बाद जो वेस्ट बनेगा, उस वेस्ट को, अमोनिया को, प्रोटीन के डाइजेशन से जो अमोनिया बनती है, उसको यूरिया में और यूरिक एसिड में, जो थोड़े से लेस टॉक्सिक हैं अमोनिया के कंपैरिजन में, उसमें ये कन्वर्ट कर देता है, और वहाँ से लिवर से इसको ब्लड लेके कहाँ जाता है, किडनी के पास, सो दैट इस यूरिया और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर किया जा सके। तो ये यूरिया और यूरिक एसिड को किडनी पे सेंड कर दिया जाता है, जिससे किडनी इनको फिल्टर कर देगी। तो लिवर का रोल समझ में आ गया क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। चलिए अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है हमारी बॉडी के अंदर, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया सही से, जो हमारे सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के अंदर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए खाने के, तो सारे के सारे बॉडी से फीसिस के फॉर्मेट में बाहर कर दिए जाते हैं। तो वो भी हमारा एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह देखे जा सकते हैं। तो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन हमारी हेल्प कर रही है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी रोल होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करने के लिए। तो इसका इतना रोल हो गया। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद यूरिनरी सिस्टम की। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यूरिनरी सिस्टम में तो आपको डायग्राम भी बनाना है, इसके सारे के सारे पार्ट्स भी पढ़ने हैं जितने भी हैं। तो 4 मेजर पार्ट होते हैं। डायग्राम आपके सामने ये नजर आ रहा है। तो ये डायग्राम आप यूरिनरी सिस्टम में बनाओगे। पहले के जितने भी आपको पढ़ाए हैं लंग्स, लिवर, उनमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, आपको पता है सबको। बट यहाँ पे तो ये एग्जाम में बनाने को आता है यूरिनरी सिस्टम। तो क्या है, 2 पाइपलाइंस नजर आ रही हैं हमारे पास, है ना। ये 2 पाइपलाइंस हैं, एक एओर्टा है, एक वेना कावा है। अभी सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा होती है, सबसे बड़ी वीन वेना कावा होती है। एओर्टा ब्लड को लेके आई होगी, एओर्टा आपके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आई होगी आपके हार्ट से। तो हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आई है एओर्टा, रेड कलर में जो आपको नजर आ रही है। इसकी एक पाइपलाइन एक किडनी में है, दूसरी पाइपलाइन की ब्रांच दूसरी किडनी में जाएगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके किडनी के अंदर जाएगी, किडनी के सेल उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। और इसके अलावा जब हार्ट से ये ब्लड चल के आया एओर्टा यहाँ पे किडनी के पास, तो इसमें ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, बट इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, लाइक एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है फालतू का, इसके अलावा सॉल्ट हैं बहुत सारे, इसके अलावा यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो भी मिक्स होके आ रहे हैं साथ में यहाँ पे एओर्टा के अंदर। तो जब किडनी के अंदर से पास आउट होके जाएंगे कि तो किडनी की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना, और साथ में इनमें CO2 छोड़ देगी। इसके अलावा हमारे पास जो यूरिया, यूरिक एसिड हैं, सॉल्ट है, उनको अलग कर लेगी। तो बाकी बचा कुचा जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कौन जाएगा वापस, ये वेना कावा वापस लेके जाएगी। वापस कहाँ पे लेके जाएगी, हार्ट में लेके जाएगी, सो दैट उसको प्योरिफिकेशन के लिए आगे प्रोसीड किया जा सके। तो वेना कावा से जो ब्लड बाहर निकलेगा, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो उसमें ऑक्सीजन तो कम है, बट उस ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी नहीं रही। उस ब्लड के अंदर से यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, और जो भी सॉल्ट थे, एक्सेस वाटर था, वो सब किडनी ने छान दिया, और छान के कहाँ कनेक्ट कर दिया, छान के सारा कलेक्ट कर दिया ब्लैडर के अंदर, जहाँ से इसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर कर दिया गया। तो ये बहुत बेसिक सी बात बताइए, आगे दोबारा डिस्कस करूंगा, अभी देख लो। किडनी ऐसे 2 बीन शेप की होती हैं। इसके ऊपर तुम्हें ये थोड़े से बाल बाल से कुछ नज़र आ रहे हैं, ये आपकी एड्रीनल ग्लैंड होती है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आएगी, एड्रीनल ग्लैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड से, बड़ा मेजर रोल होता है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाऊंगा, अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ उसके बारे में। तो एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, दोनों के ऊपर छोटी छोटी सी जो वाइट वाइट से नजर आ रही हैं, दीज आर एड्रीनल ग्लैंड्स। ठीक है, चलिए, तो किडनी हमारी मेजर रोल प्ले करेगी, ग्लैंड्स का अपना अलग काम है, वो बात की कहानी। यूरेट्रस,
दोनों किडनी से एक एक पाइपलाइन निकलेंगी, तो ये पाइपलाइन यूरेटर कहलाती हैं। और ये पाइपलाइन कहाँ जाके जुड़ती हैं? ये यूरिनरी ब्लैडर में, ये जो बैग जैसा सैक जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये बैग जैसा स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें जाके आपका यूरिन स्टोर होगा, उसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इसमें स्पिंचर मसल्स होती हैं जिसकी वजह से आप अपने यूरिन को कंट्रोल कर पाते हो, और जब आपको वहाँ से उसको बाहर करना है तब आप उसको वहाँ से बाहर कर पाते हो। तो इसमें स्पिंचर मसल्स होती हैं, आप इसमें एक लॉन्ग टाइम तक यूरिन को स्टोर करके रख सकते हो। बट ज़्यादा टाइम तक यूरिन को ब्लैडर में स्टोर नहीं रखना चाहिए, उससे अदरवाइज हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है आपकी किडनी के ऊपर। तो यूरिन अगर ब्लैडर में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो आपको यूरिन को बॉडी से बाहर कर देना चाहिए। तो यूरेथ्रा वो पर्टिकुलर आपकी ट्यूब है, छोटी सी पाइपलाइन, जहाँ से आप उस यूरिन को बाहर भेज दोगे। तो ये बहुत बेसिक से पार्ट्स हैं, जबकि यूरिनरी सिस्टम के चारों पार्ट्स हुए। इस डायग्राम को आप बनाओगे, बेसिक कहानी मैंने आपको अभी समझा दी फिलहाल के लिए। एक तो ये बनाओगे, है ना। उसके बाद जब अभी आगे प्रोसीड करेंगे तो आप किडनी को अलग से निकाल के इस किडनी का डायग्राम भी बनाएंगे। इसके बाद इस किडनी के अंदर जाके इसके अंदर जो सेल्स होते हैं किडनी के, जिन्हें नेफ्रॉन्स बोलते हैं, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आया था इस बार नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने के लिए। तो नेफ्रॉन का डायग्राम, किडनी का डायग्राम एक सिंगल, और ये पूरे यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम, ये 3 डायग्राम बस हैं जो इस चैप्टर में या इस सेक्शन में आपको बनाने हैं। तो ये आप अच्छे से बना लीजिएगा, सारे नाम लिख लीजिएगा, आपको पता होने चाहिए सारे के सारे नाम, ठीक है। अब ये वेना कावा एओर्टा की जो ब्रांचेस इनमें एंटर करती है ना किडनी के अंदर, तो उनको बोलते हैं रीनल, नाम लग जाता है भाई। जैसे वेना कावा एक आर्टरी है, सॉरी वेना कावा एक वीन है, तो वीन जब ये एंटर करेगी किडनी के अंदर तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम बोलेंगे रीनल वीन। जब एओर्टा की ब्रांच किडनी में एंटर करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रीनल आर्टरी। यानी जो पर्टिकुलर ब्रांच किडनी में एंटर कर रही होती है, चाहे वो आर्टरी की हो चाहे वो वीन की हो, उसके आगे रीनल नाम लग जाता है। तो इतनी बात समझ में आई? चलो, तो ये सब नोट करोगे, डायग्राम बनाओगे, आगे चलते हैं। तो किडनी से शुरुआत करेंगे भाई, चारों पढ़े हैं ना ये आपके पास। जस्ट अ मिनट, ये गायब हो गया, एक एक करके लेके आता हूँ मैं, रुको एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास चारों सेक्शन है। ये तो इतने लिखे हुए, इनके बारे में तो कुछ अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब डिटेल में किसको पढ़ेंगे? किडनी को पढ़ेंगे भाई। ये तो इतने हो गए ना, इनमें क्या अलग से पढ़ना है? ये सब कुछ लिखा हुआ है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बारे में। किडनी की इंटरनल डिटेल हमें समझनी पड़ेगी, किडनी को खोल के कि किडनी के अंदर क्या क्या होता है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा जूम करके दिखाया हुआ है, नहीं बनाना है ये डायग्राम, ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ समझ लीजिए। तो ये किडनी है, किडनी का थोड़ा सेक्शन जूम करके दिखाया हुआ है। एक आपको बहुत सारा ऐसे मान लो कि धागे जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, उलझे हुए धागे जैसी। ये आपका नेफ्रॉन है पूरा का पूरा, इज अ सिंगल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मतलब किडनी के अंदर पाए जाने वाले सेल्स। एक किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। आप समझ सकते हो कितने छोटे सेल्स होते होंगे। 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं अप्रॉक्सीमेट एक सिंगल किडनी के अंदर। देखिए पॉइंट क्या है पहला, एवरी ड्रॉप ऑफ योर ब्लड in your body is filtered by your kidney more than 300 times per day। आपकी बॉडी में खून की एक एक बूंद दिन में कम से कम 300 से ज़्यादा बार किडनी प्योरीफाई करती है। भाई बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और किडनी जो टोटल फिल्ट्रेशन करती है ना, वो लगभग 180 लीटर के आसपास होता है। ध्यान रखना, पूरे एक दिन में भाई ब्लड तो है 5 से 6 लीटर। अब ये घूम घूम के वापस सर्कुलेट हो के जाएगा, तो ओवरऑल पूरे दिन में लगभग 180 लीटर के आसपास आपका नॉर्मल, या आप कोई विग्रेस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बहुत कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो, तो 180 लीटर के आसपास फिल्ट्रेशन होता है। जबकि जो यूरिन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, वो 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर के आसपास यूरिन बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप वाटर कितना ड्रिंक कर रहे हो। जितना ज़्यादा वाटर ड्रिंक करते हो उतना ज़्यादा आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो फालतू वाटर को बाहर निकालना होता है बॉडी से। तो 1 लीटर से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन प्रोड्यूस होता है। बाकी बचा कुचा जो है भाई, फिल्टर तो 180 लीटर करा, बाहर निकाला सिर्फ 1 से 1.5 लीटर, तो उसका मतलब बाकी का बचा कुचा पार्ट वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। उसको तब समझाऊंगा जब नेफ्रॉन वाली बात आएगी। वो इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसका मतलब भाई किडनी ने फिल्टर तो 180 लीटर करा, बट बहुत सारी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट थी, उसको वापस एब्जॉर्ब कर लिया नेफ्रॉन ने, किडनी ने, है ना। तो इसलिए 1 से 1.5 लीटर के आसपास जो प्योर वेस्ट था बॉडी से, वो यूरिन के फॉर्मेट में बाहर कर दिया गया। तो इतना ही यूरिन बॉडी से बाहर निकल पाता है, ठीक है जी। तो खून की एक बूंद दिन में 300 बार फिल्टर हो जाती है आपकी किडनी से। तो उसकी किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किडनी के बिना जिंदा नहीं रह पाओगे। इन ह्यूमन बींग्स 2 किडनीज आर प्रेजेंट। तो 2 किडनियाँ होती हैं, सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है। कैसे कलर की होती हैं? रेडिश ब्राउन कलर की किडनी होती हैं, बीन शेप जैसी होती हैं, आपको नजर आ रही हैं ये। एंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक, आपके पेट के जस्ट नीचे वाले हिस्से में होती हैं। और किडनी के ऊपर भी रिब्स होती हैं, 2 हड्डियाँ इस तरह से 2 हड्डियों के कवर होते हैं, जिससे ये अगर आप
सपोज करो गिर गए तो डायरेक्टली किडनियाँ कंप्रेस ना हो जाए, तो ऊपर प्रोटेक्शन कवर होता है, आपकी जो दो हड्डियाँ, दो रिब्स होती हैं वो किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो इतनी बेसिक बात समझ में आ गई, इनको नोट करोगे, डायग्राम नहीं बनाना है अभी ये। चलिए आगे, नेक्स्ट में किडनी का साइज कितना होता है? ईच किडनी इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है और लगभग 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। एक किडनी की बात कर रहे हैं, किडनी को निकाल के देखोगे तो लगभग ये डायमेंशन आपको मिलेगी। किडनीज रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर वी नीड टू मेंटेन इन आवर बॉडीज़। तो हमारी बॉडीज़ को जितना वाटर चाहिए होता है उतना वाटर का अमाउंट मेंटेन करने में किडनी हमारी बहुत हेल्प करती हैं, ताकि बॉडी में पानी की कमी भी ना हो पाए और एक्सेस भी ना हो पाए। ठीक है, इसलिए अगर पानी की कमी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक आपने पानी नहीं पिया, तो भैया उससे किडनी पर प्रेशर पड़ेगा, आपकी किडनी के नेफ्रॉन खराब हो सकते हैं। इसलिए बॉडी में पानी का इंटेक करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा पानी आपको पीते रहना चाहिए, अदरवाइज किडनी फेलियर जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। ठीक है, चलो किडनीज क्या एलिमिनेट करती हैं पता लग गया। यूरिया एलिमिनेट करेंगी, बहुत सारे मिनरल्स लाइक सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट बाहर निकालेंगी, और जो फालतू का जो वाटर होता है बॉडी से उसको बाहर किया जाएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, जब आप मेडिकेशन पे होते हो, आप दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ले रहे होते हो, तो जो यूरिन होता है, उस यूरिन का जो कलर होता है वो पेल येलो, डार्क येलो कलर का यूरिन आता है। तो जो पेल येलो कलर का यूरिन उस टाइम में आ रहा है, तो जब दवाइयाँ ज़्यादा ली हैं उस वजह से आ रहा है, तो वो दवाइयों के अंदर जब उनका डिकम्पोजिशन बॉडी के अंदर होता है तो वहाँ से एक यूरोक्रोम बनता है, एक पिगमेंट मान लो जैसे हीमोग्लोबिन होता है, ऐसी यूरोक्रोम नाम का एक हमारे पास येलोइश पिगमेंट होता है। इसका अमाउंट आपके यूरिन में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर डार्क येलो या पेल येलो होने लगता है। तो यूरिन डार्क येलो कलर का आता है जब मेडिकेशन पे हो। तो जब दवाइयाँ आप लोग ले रहे हो, आपको फीवर है या मतलब बॉडी नॉर्मल नहीं है, बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ हुआ हुआ है, तो उस सिचुएशन में ऐसा अक्सर होता है। तो ये बहुत बेसिक सी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। चलिए अब आगे चलते हैं। द ब्लड इन आवर बॉडीज कॉन्स्टेंटली पास थ्रू आवर किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन। भाई 24 घंटे काम, 24, आप सो जाओ भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता, किडनी के काम थोड़ी ना बंद हो जाएगा। आपके सोते वक्त भी तो किडनी फिल्ट्रेशन करती रहती हैं। तो पूरे एंटायर टाइम 24 आवर्स हमारी बॉडी के अंदर 24 घंटे क्या चलता रहता है? किडनी का फिल्ट्रेशन चलता रहता है, हार्ट पंप करता रहता है, सब एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर इंटरनली चलती रहती है हमारी। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ हम लोगों ने देख ली। तो किडनी के बारे में इतना हमें समझ में आया, बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ अभी आगे। अब जरा किडनी के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं आगे। ये बेसिक ऊपर से स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आ रही है, आप इसको भी बनाओगे किडनी की ये वाली स्ट्रक्चर, सो दैट अपर साइड से दिखने में कैसी होती है तुम्हें समझ में आए। देखो ये पाइप आया हुआ है ना किडनी से बाहर निकल के, ये यूरिन को लेके आएगा इसके अंदर क्या कुछ हो रहा होगा उसको आप देखोगे बाद में। तो ये एड्रीनल ग्लैंड है छोटी सी, ये किडनी है मेरी बीन शेप जैसी, ये यूरेटर है। ये छोटा सा डायग्राम है, ये बहुत आसान सा है, इसको बनाओगे। बट जब मेन बात आएगी किडनी की स्ट्रक्चर बनाने की, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो भैया किडनी को यहाँ से काट के बीच में से तब दिखाना पड़ेगा। तो इंटरनल डेटा तो भैया ये होता है, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम में आती है तो ये वाली स्ट्रक्चर आपको बनानी है। ठीक है, एग्जाम में ये वाली स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, ये तो सिर्फ आपके इंट्रो के लिए, आपको देखने के लिए अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो। कलर करना चाहो कलर कर लेना, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, हल्का सा लाल से भूरे रंग की होती है। किडनी को बीच में से काट दिया, काटने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा सिस्टम, है ना। अब देखो ये क्या है, अब जो आपके पास ये नज़र आ रहा है ये तो आपका यूरेटर वाला पाइप हो गया। इस यूरेटर वाले पाइप को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा जगह है, काफ़ी बड़ा सा सेक्शन है। इस सेक्शन को हम लोग जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये नाम आगे देखोगे आप, क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस बोलते हैं। जितने भी नेफ्रॉन होंगे, सारे नेफ्रॉन मिल के जो यूरिन बनाएंगे, वो सारा यूरिन यहीं पे आके इकट्ठा होगा इस एम्प्टी स्पेस में, और यहाँ से इस यूरेटर वाले पाइप के जरिए बाहर कर दी जाएगा। तो जो ये वैकेंट स्पेस तुम्हें नजर आ रही है ना, ये कहलाती है रीनल पेल्विस। ओके, किडनी की जो सबसे आउटर वाली कवर होती है, आउटर पोर्शन होता है, बाहर वाला हिस्सा जहाँ पे ये डॉट आपको नजर आ रही होगी साफ साफ, इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। सब में रीनल नाम लगना है किडनी के लिए, सब में रीनल नाम लगता है, कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट पोर्शन क्या कहलाएगा? रीनल कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद जो तुम्हें ऐसी ये रिंग रिंग नजर आ रही है ना, इस तरह का जो ये सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन अगर मैं बात करूँ, ये सारा का सारा जितना भी है, इसे कहते हैं हम लोग मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला, मतलब अंदर वाला पोर्शन किडनी का। तो ऐसे बहुत सारे मेड्यूला नज़र आ रहे हैं, एक ये रहा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेड्यूला तुम्हें नज़र आ रहे हैं। तो बाहर वाला जो ओवरऑल पोर्शन हो गया वो कॉर्टेक्स, अंदर वाला होता है मेड्यूला। रीनल वर्ड लगाना ही लगाना है। ओके, रीनल पेल्विस पे वापस आएँ। इस रीनल पेल्विस की बहुत छोटी छोटी सी ब्रांचेज हैं, आपको ये पाइप आगे जाके लाउड स्पीकर की तरह नज़र आ रहे होंगे जगह जगह पे। इन छोटे छोटे से लाउड स्पीकर को, यानी सब ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं कैलेक्स।
है ना। मेजर माइंडर की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रखना कैलेक्स। ये क्या करेंगे, जितने भी हमारे नेफ्रॉन हैं यूरिन को जब बनाएंगे ना, तो यूरिन को इनके अंदर एक छोड़ देंगे। तो हर एक नेफ्रॉन के जो यूरिन बनेगा तो 8 10 या 50 100 नेफ्रॉन मिलकर यूरिन को इसमें छोड़ देंगे। तो यहाँ से यूरिन इकट्ठा होकर, सोचो यहाँ पे इकट्ठा होगा इस जगह पे रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से यहाँ से पास आउट होकर यूरेटर के थ्रू कहाँ छोड़ दिया जाएगा, लाके आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ये जो दो पाइपलाइन है एंट्री एग्जिट वाली, एक लाल रंग की एक ब्लू कलर की है। लाल वाली आर्टरी और ब्लू वाली वीन। लाल वाली आर्टरी क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है हीमोग्लोबिन होगा ज़्यादा, इस वजह से लाल रंग है। ये बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है, इसलिए इसको मैंने ब्लूश दिखा दिया। अब रीनल आर्टरी ब्लड को लेके आ रही है कहाँ से, मतलब रीनल आर्टरी से पहले क्या था, ये एओटा वाली आर्टरी थी। एओटा वाली आर्टरी ब्लड को लेके आ रही है कहाँ से, हार्ट से। जब ये एंटर करी किडनी के अंदर तो मैंने नाम क्या चेंज कर दिया इसका, रीनल आर्टरी। ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजन तो बहुत सारी है उस ब्लड के अंदर, बट साथ साथ में बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट भी हैं, वो सबको लेके आई यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन वगैरह यूज़ करी, नेफ्रॉन ने सारा मेटाबॉलिक वेस्ट छान के कहाँ इकट्ठा कर दिया, फाइनल रीनल पेल्विस में इकट्ठा कर दिया, वो जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया। अब जो बचा कुचा ब्लड था, उस ब्लड को इकट्ठा करके कौन लेके चलेगी, रीनल वीन। रीनल वीन जो ब्लड लेके जा रही है वो डर्टी ब्लड नहीं है, मतलब उसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं बचा, वो सब किडनी ने फिल्टर कर लिया, बस उसमें ऑक्सीजन की कमी रह गई है। अब ये रीनल वीन आगे जाके किससे कनेक्टेड होगी, वेना कावा से। और वेना कावा कहाँ जाएगी, हार्ट के अंदर जाएगी। याद करो, हार्ट के अंदर जो हमारे पास राइट साइड की एट्रियम हुआ करता था, वहां पे जाके उस ब्लड को वो गिराया करती थी। तो इस तरह से वो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेके वहां पे जाएगी। यानी हार्ट में जब ब्लड पहुंचेगा ना, तो हार्ट में ब्लड हमेशा मतलब बिना मेटाबॉलिक वेस्ट वाला पहुंचेगा। एओटा ब्लड को लेके चली, सब जगह फैलाते हुए, सब जगह करते हुए, लास्ट में एओटा उस ब्लड को लेके कहाँ पे एंटर करेगी, किडनी के अंदर, रीनल आर्टरी के थ्रू। किडनी के अंदर जाके उस सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को हटा दिया जाएगा, ऑक्सीजन को खींच लिया जाएगा। अभी काम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन भी खींच लेगी, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव कर देगी। मेटाबॉलिक वेस्ट सारा छन के रीनल पैलेस में आ जाएगा, वहाँ से बाहर यूरिन के फॉर्मेट में वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। बचे हुए ब्लड को, जो ब्लड सारा बचा, वो ब्लड छनने के बाद रीनल वीन वापस लेके जाएगी वेना कावा के जरिए वापस हार्ट के अंदर। तो इतनी बात आनी चाहिए। अगर इतनी बात आती है तो किडनी पढ़ने का फायदा है, नहीं तो भैया सिर्फ ये बोलने से कि मुझे किडनी के बारे में 2 4 बातें पता हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो इंटरनल बेसिक वर्किंग कम से कम इतनी तो पता होनी चाहिए। अभी तो ये बताऊंगा जब आपको नेफ्रॉन पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, कि नेफ्रॉन कैसे यूरिन बनाएगा। भैया ये तो देख लिया ऊपर ऊपर से कि सर रीनल आर्टरी ब्लड को लेके आई, ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा थी, ऑक्सीजन इन्होंने यूज़ कर ली होगी, मेटाबॉलिक वेस्ट छान दिए होंगे। वो कैसे छाने मेटाबॉलिक वेस्ट, किस तरह से यूरिन बनता है अंदर, तो यूरिन कैसे बनेगा, एक नेफ्रॉन को निकाल के देखेंगे और उसकी स्टडी करेंगे अलग से। तो फिलहाल ये किडनी का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, रीनल पेल्विस एंड द ऑल स्टोरी आई हैव डिस्कस्ड। चलिए जरा इसके बारे में जो स्टोरीज हैं, कहानियां हैं थ्योरी वाली, वो देख लो। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी के अंदर पहले बेसिक इंट्रोडक्शन था वो सारा किडनी का। अब इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारे पास ये सारा इंट्रोडक्शन जितना भी था, इंट्रो पढ़ाया है। यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई है, हेडिंग आपकी ये रही स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये वाली स्ट्रक्चर बनाओगे बेसिक सी छोटी सी, और मेन स्ट्रक्चर पूरा पेज, आधा पेज या पूरा पेज यूज़ करके इसको बड़ी सी स्ट्रक्चर बनाना, छोटी स्ट्रक्चर ना बनाइएगा, ठीक है। सही से बनाना इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रक्चर के बारे में थियोरेटिकल डेटा इसको पढ़ लेना, सारा वही है कॉर्टेक्स मेडुला जो मैंने आपको समझाया है। एक बात और, जो किडनी होती है वो बिल्कुल आमने सामने नहीं होती, किडनी की लोकेशन थोड़ी ऊपर नीचे होती है। जो लेफ्ट वाली किडनी होती है, भाई मान लिया एक किडनी हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से पाइपलाइंस जा रही होंगी इस तरह से, एक किडनी मेरे पास यहाँ पे है। तो ये वाली किडनी मेरे पास क्या कहलाएगी, ये वाली किडनी लेफ्ट किडनी कहलाएगी, ये राइट कहलाएगी। लॉजिक तुम्हें पता है, वो ये बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। तो ये राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे को होती है और लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर को होती है। क्यों, क्योंकि इस साइड पर लिवर भी तो होगा, लिवर कहेगा मुझे भी तो जगह चाहिए बैठने के लिए। तो राइट साइड में लिवर भी होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो लिवर को बैठने के लिए जगह चाहिए, इसलिए राइट वाली किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। तो द लेफ्ट किडनी इज प्रेजेंट अ लिटिल हायर देन द राइट किडनी, ये बात लिखी हुई है, कॉमन सी बात। भाई जैसे लंग्स की बात है, लंग्स के बीच में कौन आ गया, हार्ट आ गया। अब हार्ट कह रहा है लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, तो लेफ्ट वाले लंग को कहता है कि भैया मुझे जगह चाहिए बैठने के लिए। तो लेफ्ट वाला लंग थोड़ा छोटा होता है, राइट वाला लंग थोड़ा बड़ा होता है ना। ऐसी किडनी में छोटी बड़ी तो नहीं होती, बट लोकेशन ऊपर नीचे का फर्क होता है। तो राइट वाली किडनी थोड़ी नीचे हो जाएगी शिफ्ट, लिवर आ जाने की वजह से। लेफ्ट वाली किडनी के ऊपर लिवर तो एक ही होता है, दोनों दो साइड लिवर थोड़ी ना होते हैं, तो इसलिए लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। बाकी ये बेसिक मेडुलर कॉर्टेक्स की कहानियाँ लिखी हुई है, इस सबको आपको बनाना है, नोट करना है। डायग्राम वही पुराने वाला है, बना चुके होंगे।
तो जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे एक स्पेस होगा, मैंने आपको बताया, उस जगह को क्या बोलेंगे, रीनल पैल्विस बोलेंगे। यूरिन जो कलेक्ट होगा वो रीनल पैल्विस में होगा और वहाँ से जो पाइप था यूरेटर उसके थ्रू एग्जिट कर दिया जाएगा। जो ये पाइप है, इस स्पेस को यूरेटर पैल्विस बोला, रीनल पैल्विस, वहाँ से यूरेटर के थ्रू ये यूरिन चला जाएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। द यूरेटर फ्रॉम ईच किडनी ड्रेन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर, दोनों किडनी से यूरेटर के पाइप यूरिन को जाके यूरिनरी ब्लैडर में डाल देंगे, जो यूरिन को टेम्पररी स्टोर करेगा, और वहाँ से ब्लैडर कैसे ड्रेन हो जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू उस यूरिन को बाहर एग्जिट कर दिया जाएगा बॉडी से टाइम टू टाइम। ठीक है जी। ज़्यादा यूरिन है कम है डिपेंड करेगा, वाटर ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है या नहीं है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है कि यूरिन कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और यूरिन का टेस्ट करके ही डायबिटीज़ का कंफर्मेशन करता है डॉक्टर कि अगर डायबिटीज़ किसी पर्सन को है तो उसका यूरिन टेस्ट किया जाता है। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब उस बंदे को डायबिटीज़ हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इतना ग्लूकोज था कि किडनी को फिल्टर करना पड़ गया, किडनी को फिल्टर करना पड़ गया तो ग्लूकोज ज़्यादा था, इसका मतलब हमारा जो इंसुलिन है बॉडी के अंदर सही से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब पर्सन को क्या हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है। डायबिटीज़ भी दो तरह की होती है, जब सेक्शन कभी आएगा जब सेकंड चैप्टर के अंदर तब डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के दो टाइप कौन कौन से और कैसे कैसे होते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट में ये सारी कहानी कौन लेके आएगा, रीनल आर्टरी लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये डर्टी ब्लड का मतलब क्या है, इसमें हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हैं बट इसमें ऑक्सीजन बहुत सारी है, इस बात का ध्यान रखना। आर्टरी ये ऑक्सीजन ही लेके आएगी, तो ऑक्सीजन वाले डर्टी ब्लड को जिसमें बहुत सारे वेस्ट हैं उसको लेके आएगी किडनी के अंदर, किडनी उसको साफ करेंगी, है ना। उसके बाद क्लीन ब्लड को कौन लेके जाएगा किडनी से दूर की तरफ, रीनल वीन उस साफ ब्लड को। ब्लड तो साफ हो गया बट ऑक्सीजन सारी खींच ली गई क्योंकि काम करना पड़ा ना, तो बिना ऑक्सीजन वाला बट साफ जो ब्लड है उसको कौन लेके जाएगा, रीनल वीन वेना कावा के जरिए वापस कहाँ लेके जाएगी, हमारे हार्ट में। और किडनी के बारे में ये बात फिर से रिपीट होगी, मैंने आपको बता दी थी, हमारी बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट भी किडनी रेगुलेट करने में हेल्प करती है। तो ये किडनी के स्ट्रक्चर के सारे पॉइंट हो गए। ये सब देखो यहाँ से स्टार्ट है किडनी के स्ट्रक्चर, ये सारे पॉइंट जो डायग्राम तो ये बनाओगे ना स्ट्रक्चर का, ये सारे पॉइंट इसमें हो गए, ये सब हो गए और ये सारे हो गए। तो किडनी की बेसिक स्टोरी खत्म हो गई। दोबारा से एक बार डायग्राम देख लो, बनाना नहीं है, बना चुकी हो पहले से ही। ये रीनल आर्टरी रीनल वीन है, रीनल पैल्विस वाली जगह तुम्हें दिखाई हुई है, मेडुला है, और ये बाहर वाला पोर्शन जो होता है कॉर्टेक्स होता है, ये पाइपलाइन यूरेटर होती है। तो होप कि अब किडनी के बारे में आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। होमवर्क से एमसीक्यू है आप लोगों के करने के लिए, लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है तो ये होमवर्क से अटेम्प्ट करना है, एक ये वाला क्वेश्चन करना है, इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन करोगे और लास्ट में एक ये वाला क्वेश्चन करोगे। 3 क्वेश्चन आपके ये होमवर्क से हैं। अगर आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से समझा है तो आराम से इन क्वेश्चन को कवर अप कर लोगे। किडनी तक पहुंचा दिया तुम्हें, किडनी तक की कहानी बता दी पूरी की पूरी। नेक्स्ट क्लास में किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसे वो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, उसको पढ़ेंगे हम लोग। एंड उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आएगा कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, वो लोग क्या क्या चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं जो हमारे काम की भी होती हैं उनमें से बहुत सारी। ठीक है, तो चलो।